नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा गणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेस पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो साथियों, लहर क्लासेस के साथ अपने सपनों को सच करने के लिए जुड़े सभी भाई बहनों का लहर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो साथियों, अपने बीएसटीसी के मॉडल पेपर की क्लास चल रही थी, उसमें अपने 13 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। साथियों, आज की अपनी 14वीं क्लास रहेगी। तो साथियों, क्लास शुरू करने से पहले सभी मित्रों से निवेदन है, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और जिसने भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो साथियों लाइक कर देंगे। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर। पहला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार नजर आए स्क्रीन पर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। साथियों, विकल्प दिए, इनमें से आपको संबंधित शब्द को चुनना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, अगला पद कौन सा होगा? साथियों, आपको अगला पद बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, इनके बाद अगला पद यहाँ पर कौन सा आएगा आपको बताना है। उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, स्पीकर या मंत्रिपरिषद, इनमें साथियों फटाफट आपको बताना अगला पद कौन सा होगा। जल्दी से बताएंगे, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। साथियों, एबीसीडी के रूप में आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी फटाफट से। तो ऐसे प्रश्नों में साथियों आपको यहाँ पर लाइन खींचनी होती है, फिर संबंध देखना होता है। साथियों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच कोई संबंध बन रहा है तो नहीं बन रहा है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर लाइन खींच कर। साथियों, राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच संबंध बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कैसे बन रहा है? राष्ट्रपति होता है जिसके पास देश की संवैधानिक शक्तियों का अधिकार किसके पास होता है? साथियों, देश का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। और राज्य का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। तो साथियों, अगला यहाँ पर पद है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन होता है? साथियों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। साथियों, राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो साथियों, मुख्यमंत्री अपना ऑप्शन संख्या बी में है, तो अपना यहाँ पर बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द को चुनिए। साथियों, विकल्प दिए, इनमें से आपको असंगत शब्द को चुनना है। निराशावाद, भाग्यवाद, दोषदर्शितावाद या फिर आशावाद। जल्दी से बताएंगे, आपको असंगत शब्द को चुना। फटाफट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। साथियों, ये प्रश्न तो बहुत सरल है, आपको सीधा देखने पर पता लग जाता है कि कौन सा असंगत शब्द है यहाँ पर। निराशावाद, भाग्यवाद, दोषदर्शितावाद या फिर आशावाद। तो साथियों, अपना सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। साथियों, ये तीन क्या है? तो जीवन जीने के तरीके को देखने का दृष्टिकोण, इन तीनों को कहते हैं। जो जीवन जीने का जो तरीका होता है उसको देखने का दृष्टिकोण निराशावाद, भाग्यवाद और आशावाद होता है, ठीक है। यहाँ पर अपना सी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। और बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। आज की क्विज का तीसरा प्रश्न, यदि बैट बराबर 23 है, कैट बराबर 24 है, तो डॉल का मान क्या होगा? जल्दी से बताएंगे साथियों। बैट को 23 लिखा जाता है, कैट को 24 लिखा जाता है, डॉल को क्या लिखा जाएगा? डॉल का मान क्या होगा? 43, 45, 47 या फिर 61? जल्दी से बताएंगे साथियों, फटाफट आंसर देना कमेंट बॉक्स में आपको। तो साथियों, पहला दिया है बैट। बैट मतलब साथियों बी, ए और टी। बी का क्रमांक कौन सा? साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा क्रमांक, ठीक। फिर प्लस करेंगे। ए का क्रमांक कौन सा? 1, ठीक है। टी का क्रमांक कौन सा है? टी का क्रमांक अंग्रेजी वर्णमाला 20वां है, ठीक है साथियों। अब इनको जोड़ो, 20 और 1 21, 21 और 2 23 हो जाएंगे। कितने? 23। तो साथियों, यहाँ पर 23 आ रहा है। इसी प्रकार साथियों, कैट कितना है? सी का स्थान कौन सा है? सी का स्थान तीसरा है, ठीक है। ए का स्थान पहला है और टी का स्थान 20वां है। 20 और 1 21, 21 और 3 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। साथियों, ये भी अपना 24 चाहिए रहा। इसी प्रकार साथियों, डॉल का मान कितना? जल्दी से बताएंगे डॉल का मान। तो साथियों, डी का स्थान कौन सा? अंग्रेजी वर्णमाला में चौथा होगा। डी के बाद ओ का स्थान कौन सा है? ओ का स्थान हो जाएगा 15वां। कौन सा? 15वां। एल का स्थान कौन सा होता है अंग्रेजी वर्णमाला? 12 और फिर 12। एल 2 बार है, ठीक है। 12 और 12 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। 24 और 15 कितने होते हैं साथियों? 24 और 15 39 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 39, ठीक है। 39 और 4 कितने होते हैं साथियों? 39 और 4 43। कितने हो जाएंगे? 43 43। साथियों, अपना ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अपना चौथा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। साथियों, जो विकल्प दिए इनमें से आपको असंगत संख्या चुननी। किस विकल्प में असंगत संख्या है? 311, 318, 337 और 401। जल्दी से बताएंगे असंगत संख्या कौन सी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है असंगत संख्या कौन सी है। तो साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से। बी कैसे होगा साथियों? तो पीछे 3 बसे ऑप्शन ए, सी और डी। 311, 337 और 401। साथियों, तीनों संख्या कैसी है? विषम है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और शेष कौन सी साथियों? बी। बी में कौन सी है संख्या? बी में संख्या सम है और इन तीनों में विषम है। तो साथियों, अपना बी ऑप्शन से भिन्न हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना पांचवा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। साथियों, विकल्प दिए इनमें से आपको संबंधित संख्या मतलब कि 17, 102, 23 और अगला पद यहाँ पर कौन सा होगा? आपको अगला पद बताना। जल्दी से बताएंगे साथियों। 138, 143, 162 और 192। अगला पद आपको बताना, जल्दी से बताएंगे साथियों।
जल्दी से बताएंगे साथियों अगला पद कौन सा होगा। साथियों पहला दिया 17 और 102, इन दोनों में संबंध देखना है या लाइन खींचनी है। साथियों 17 और 102 में कोई संबंध है? बिल्कुल साथियों, 17 गुणा 6 करते हैं और कितना आता है? 17 गुणा 6 करने पर 102 आता है, मतलब कि 102 में 17 का भाग कितने बचता है? 6 बार जाता है। ठीक है, तो साथियों अगला पद कौन सा होगा। तो साथियों 23 कितने? 23 गुणा 6 करने पर अगला पद कौन सा आएगा? 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 कौन सा आएगा साथियों? 138 अपना ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन से। तो बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अपना छठा प्रश्न है साथियों शिक्षण अभिरुचि से। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है साथियों, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान देना, ज्ञान द्वारा तर्क शक्ति का विकास करना, सोच का विकास करना, यहाँ पर उपयुक्त सभी। साथियों शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताएंगे। ज्ञान देना, ज्ञान और तर्क शक्ति का विकास करना, सोच का विकास करना, यहाँ ये तीनों ऑप्शन सभी सही है। जल्दी से बताएंगे शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपना डी ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त तो सभी। ज्ञान देना शिक्षा का उद्देश्य होता है, ज्ञान द्वारा तर्क शक्ति का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य होता है, और सोच का विकास करना भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न के अपना 7वां प्रश्न। शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए। साथियों जो शिक्षक होते हैं उनका मूल्यांकन किसके द्वारा करना चाहिए, किसके द्वारा होना चाहिए? निरीक्षक अधिकारियों द्वारा, उनके समवर्ती एवं उच्च अधिकारियों द्वारा, समाज द्वारा या उनके शिक्षार्थियों द्वारा। शिक्षक का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं साथियों। निरीक्षण अधिकारियों द्वारा, उनके समवर्ती उच्च अधिकारियों द्वारा, समाज द्वारा या उनके शिक्षार्थियों द्वारा। शिक्षक का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल साथियों। शिक्षक का मूल्यांकन उसके शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के द्वारा होना चाहिए। क्यों साथियों? क्योंकि शिक्षक का मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? उसके शिक्षण तरीके के द्वारा। वो शिक्षण किस प्रकार करता है, किस प्रकार पढ़ाता है, उसके द्वारा उसका मूल्यांकन होता है। तो साथियों वो किस प्रकार पढ़ाता है उसकी जांच सिर्फ उसके विद्यार्थी कर सकते हैं, क्योंकि वही उनके पास पढ़ते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना 8वां प्रश्न। व्यवहार में असामान्यता का मुख्य कारण क्या है। साथियों व्यवहार में असामान्यता का मुख्य कारण क्या है? भिन्न भिन्न होती है साथियों, व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? बार बार में असंतोष, महत्वाकांक्षा की अपूर्णता, अधिकारी वर्ग से टकराव या मनोशारीरिक विकृतियां। साथियों व्यवहार में असामान्यता का कारण क्या है? जल्दी से बताएंगे। आपको फटाफट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। व्यवहार में असामान्यता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन संख्या डी। कौन सा? डी। साथियों जो व्यवहार मनोशारीरिक विकृतियां होती है मन में, और साथियों शरीर में जो विकृतियां होती है उसको देख के साथियों व्यक्ति अपना व्यवहार बदल देता है अपने मन की और शरीर की विकृतियों के कारण। साथियों सामने वाला कोई विकृति होती है तो वह व्यक्ति उसके पास अपना व्यवहार अलग तरीके से करता है। अगर कोई व्यक्ति एकदम सही होता है उसके साथ उसका व्यवहार कुछ अलग होता है। तो साथियों व्यवहार में असामान्यता का मुख्य कारण क्या है? मनोशारीरिक विकृतियां। अपना डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न। अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है। साथियों जो अच्छा अध्यापन मतलब गुड टीचिंग किसका परिणाम है? अध्यापन ट्रेनिंग का, अनुभव का, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण का, या डी ऑप्शन से बच्चों से मित्रतापूर्वक व्यवहार का। अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है? जल्दी से बताएंगे। जो अच्छा अध्यापन होता है वो किसका परिणाम होता है? आपको जल्दी से बताना साथियों। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा अध्यापन ट्रेनिंग, अनुभव, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण, या बच्चों से मित्रतापूर्वक व्यवहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। कौन सा साथियों? सी। बिल्कुल साथियों विषय वस्तु पर अच्छा, अगर विषय वस्तु पर शिक्षक का अधिकार अच्छा है, पकड़ अच्छी है और उसके साथ उसके पास संप्रेषण कौशल भी अच्छा है तो साथियों उसका अध्यापन बिल्कुल अच्छा होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अपना 10वां प्रश्न। आप अध्यापक या अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं। साथियों आप अध्यापक या अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं? जो भाई है वो अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं और जो बहनें जुड़ी हुई है वो अध्यापिका क्यों बनना चाहती है? जल्दी से बताएंगे। आपके माता पिता अध्यापक या अध्यापिका हैं, या कोई दूसरी आपको नौकरी नहीं मिल सकती उस कारण आप अध्यापक बन रहे हैं, या विद्यार्थियों को पढ़ाने में आपकी रुचि है, या परिवार में आपका कोई अध्यापक या अध्यापिका है, किस कारण आप अध्यापक बनना चाहते हैं? साथियों शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से आपको बताना है आप किस कारण अध्यापक बनना चाहते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन संख्या सी। कौन सा? ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को पढ़ाने की रुचि कारण। साथियों कोई भी काम किस लिए किया जाता है? क्योंकि उसमें आपकी रुचि होती है, रुचि के कारण एक कोई काम करना चाहिए। तो साथियों आपको विद्यार्थियों को पढ़ाने की रुचि है, इसी कारण आप शिक्षक या अध्यापक या अध्यापिका बनना चाह रहे हैं। तो बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अपना 11वां प्रश्न। साथियों 11वां प्रश्न राजस्थान जीके से है। साथियों राजस्थान जीके शुरू करने से पहले सभी मित्रों से निवेदन है क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, और जिसने भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया साथियों, अभी लाइक नहीं किया अभी भी लाइक कर देंगे साथियों। जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो।
तो साथियों 11वां प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किस शासक द्वारा जयपुर में करवाया गया। साथियों हवा महल का निर्माण किस शासक द्वारा जयपुर में करवाया गया। सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधो सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह। हवा महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया, फटाफट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। साथियों हवा महल का निर्माण जयपुर में करवाया, कहाँ करवाया गया, जयपुर में। तो किस शासक द्वारा करवाया गया, जल्दी से बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सवाई प्रताप सिंह द्वारा। किसके द्वारा, सवाई प्रताप सिंह द्वारा। ऑप्शन संख्या बी अपना सही हो जाएगा। कब निर्माण कराया साथियों हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा, 1799 ईस्वी में। कब कराएगा, 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया। हवा महल का वास्तुकार कौन था जो जयपुर में हवाई महल बनाया, सवाई प्रताप सिंह ने। उसका वास्तुकार कौन था, जल्दी से बताएंगे साथियों कमेंट करके। हवा महल का वास्तुकार कौन था। तो साथियों हवा महल का वास्तुकार था लालचंद। कौन था साथियों, लालचंद। और साथियों प्रश्न आ जाए जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था। ये साथियों हवा महल का वास्तुकार है, कहाँ का, हवा महल का। प्रश्न आ जाए जयपुर शहर का, कहाँ का साथियों, जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था। जयपुर शहर की साथियों जो विषय वस्तु है, वास्तुकार कौन था, किसने बनाई विषय वस्तु, जल्दी से बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विद्याधर भट्टाचार्य। कौन साथियों, विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर शहर का वास्तुकार था। ठीक है साथियों, जयपुर शहर की साथियों विशेषता है उसकी प्रत्येक सड़क है जो सीधी होती है, सड़कें चौड़ी है सीधी, और प्रत्येक सड़क 90 डिग्री के कोण पर काटती। साथियों जयपुर शहर की विशेषता है। ठीक है साथियों, बात करें हवा महल की तो साथियों हवा महल 5 मंजिला है। कितना मंजिल साथियों, 5 मंजिला। ठीक है साथियों हवा महल की आकृति कैसी है, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान। किसके साथियों, कृष्ण के मुकुट के समान हवा महल की आकृति है। किसके समान, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान हवा महल की आकृति है। ठीक है साथियों, हवा महल में खिड़कियां कितनी है, क्या साथियों, खिड़कियां हवा महल में कितनी है, जल्दी से बताएंगे। तो साथियों खिड़कियों की संख्या हवा महल में 953। कितनी, 953। बात करते हैं झरोकों की, किसकी, झरोकों की। तो हवा महल में कितने झरोके हैं, तो साथियों झरोके हैं 363। कितने हैं, 363 झरोके हैं। और खिड़कियां कितनी है, 953 है। अब साथियों वर्तमान में हवा महल को किसके रूप में प्रयोग लिया जा रहा है, संग्रहालय के रूप में। किसके रूप में, संग्रहालय के रूप में हवा महल को प्रयोग में लिया जा रहा है। संग्रहालय कब से शुरू किया हवा महल को, तो साथियों 1983 से। कब से किया शुरू, 1983 से हवा महल को संग्रहालय के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अपना 12वां प्रश्न, राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा किस रियासत में संपन्न हुआ। साथियों राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा किस रियासत में संपन्न हुआ। मेवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत, जयपुर रियासत या फिर जैसलमेर रियासत। किस रियासत में राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा, जहाँ पर साथियों सिर्फ केसरिया हुआ। क्या हुआ, पुरुषों ने सिर्फ केसरिया किया साथियों, लेकिन औरतें जोहर नहीं कर पाई। सिर्फ साथियों केसरिया हुआ लेकिन औरतें जोहर नहीं कर पाई। तो साथियों ऐसा राजस्थान की किस रियासत में हुआ, जल्दी से बताएंगे साथियों। उसे कहते हैं राजस्थान का 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है, कौन सा साथियों, राजस्थान का 2.5 शाखाओं के लिए या फिर अर्ध शाखाओं के लिए कौन सी रियासत है। 2.5 शाखाओं के लिए राजस्थान का या फिर अर्ध शाखाओं की बात करें, दोनों साथियों सेम है। तो कौन सी रियासत है, कौन सा किला है, जल्दी से बताएंगे साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर रियासत। कौन सी साथियों, जैसलमेर रियासत में राजस्थान का आधा शाखा हुआ था साथियों। सिर्फ वहां पर सिर्फ केसरिया हुआ था। कब हुआ था अर्ध शाखा, तो साथियों 1550 ईस्वी में। कब हुआ था, 1550 ईस्वी में अर्ध शाखा हुआ था। उस समय साथियों शासक कौन था जैसलमेर का, तो साथियों लूणकरण। कौन था, लूणकरण वहां का शासक था। ठीक है, आक्रमण किसने किया था साथियों, तो कंधार का शासक था। कौन था साथियों, कंधार का शासक। नाम क्या था साथियों, तो अमीर अली के। नाम क्या था साथियों, अमीर अली। अमीर अली ने साथियों जैसलमेर रियासत पर आक्रमण किया था 1550 ईस्वी में। वहां का शासक लूणकरण था। उस समय साथियों जैसलमेर रियासत में अर्ध शाखा हुआ था। ठीक है, बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न, चिल्ला का टीला किस दुर्ग को कहते हैं साथियों। यहाँ पर कौन सा है, टीला है, टीला नहीं है, टीला। क्या साथियों, टीला। चिल्ला का टीला किस दुर्ग को कहते हैं, जल्दी से बताएंगे। चिल्ला का टीला किस दुर्ग को कहते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या जयगढ़ दुर्ग। चिल्ला का टीला किस दुर्ग को कहते हैं, जल्दी से बताएंगे। चिल्ला का टीला, चिल्ला का टीला किस दुर्ग को कहते हैं, फटाफट से आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो साथियों से राइट आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। कौन सा साथियों, जयगढ़ दुर्ग। कहाँ पर है, जयपुर में। जयगढ़ दुर्ग साथियों चिल्ला का टीला कहते हैं। क्यों कहते हैं साथियों, क्योंकि साथियों ये चील पहाड़ी पर बना है। कौन सा साथियों, चील पहाड़ी या ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी, चील या ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है। इस कारण से चिल्ला का टीला कहते हैं। किस दुर्ग को, जयगढ़ दुर्ग को। निर्माण किसने कराया इसका, तो मिर्जा जय सिंह ने। किसने साथियों, मिर्जा जय सिंह ने इसका निर्माण कराया। अब साथियों इस दुर्ग में
एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई। साथियों एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में? इसी जयगढ़ दुर्ग में। साथियों तोप का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। एशिया की सबसे बड़ी तोप इस जयगढ़ दुर्ग में है। तो साथियों तोप का नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे आप कमेंट करके। साथियों तोप का नाम क्या है? एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम क्या है जो जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है? साथियों उसका निर्माण भी साथियों मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो साथियों उसका नाम है जय बाण तोप। कौन सी? जय बाण तोप। जय बाण तोप यहाँ पर साथियों से कहते हैं रणबंका तोप। कौन सी? रणबंका तोप। कहाँ पर साथियों रखी हुई? जयगढ़ दुर्ग में। निर्माण किसने कराया? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। 14वां प्रश्न, राजस्थान का अंडमान व रेगिस्तान का गुलाब किस दुर्ग को कहा जाता है? साथियों राजस्थान का अंडमान व रेगिस्तान का गुलाब किस दुर्ग को कहा जाता है? किस दुर्ग के उपनाम है राजस्थान का अंडमान और रेगिस्तान का गुलाब? किस दुर्ग के उपनाम है? जल्दी से बताएंगे। जूनागढ़, बीकानेर, सिवाना दुर्ग, बाड़मेर, मेहरानगढ़, जोधपुर या फिर सोनारगढ़, जैसलमेर? किस दुर्ग के ये उपनाम है राजस्थान का अंडमान और रेगिस्तान का गुलाब? जल्दी से बताएंगे साथियों। फटाफट आंसर बताना आपको कमेंट बॉक्स में। किस दुर्ग के ये उपनाम रखे हुए हैं साथियों? रेगिस्तान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान और रेगिस्तान का गुलाब? जल्दी से बताएंगे साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन संख्या डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। सोनारगढ़ दुर्ग को साथियों कहा जाता है। किसको? सोनारगढ़ जो जैसलमेर में स्थित है उसको साथियों राजस्थान का अंडमान और रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। साथियों इसका साथ साथ इसके कुछ और भी उपनाम है। और उपनाम साथियों त्रिकुटगढ़। कौन सा? त्रिकुटगढ़। साथियों त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ इस कारण से त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। इसके साथ साथ साथियों इसको गलियों का किला। किसका साथियों? गलियों का किला किस दुर्ग को कहा जाता है? इसी राजस्थान का जो सोनारगढ़ किला है इसको गलियों का किला कहा जाता है। इसके साथ साथियों से पश्चिमी सीमा का प्रहरी। कहाँ का साथियों? पश्चिम साथियों जैसलमेर पश्चिम सीमा में आता है। साथियों पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहते हैं। किसको साथियों? इसी जैसलमेर दुर्ग को पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहते हैं। राजस्थान का गुलाब कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं, त्रिकुटगढ़ कहते हैं, गलियों का किला कहते हैं और साथ ही इसको स्वर्णगिरी कहते हैं। कौन सा साथियों? स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी दुर्ग भी साथियों इसी जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। साथियों इसका निर्माण किसने कराया? तो निर्माण कराया साथियों जैसल भाटी ने। किसने साथियों? जैसल भाटी ने इसका निर्माण कराया। कब कराया? तो 1155 ईस्वी में इसका निर्माण जैसल भाटी ने कराया। साथियों इसका निर्माण पूरा किसने कराया? तो 1162 ईस्वी में सालवाइन द्वितीय ने। किसने साथियों? सालवाइन द्वितीय ने इसका निर्माण पूर्ण कराया। कब कराया? 1162 ईस्वी में निर्माण पूरा कराया। शुरू किया था साथियों जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी में। ठीक है साथियों किस श्रेणी का दुर्ग है? कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो साथियों एरण श्रेणी का। कौन सी? एरण श्रेणी। और इसके साथ साथ साथियों एक और श्रेणी है धानवन श्रेणी। तो ये साथियों इन दोनों श्रेणियों का दुर्ग है। कौन सी साथियों? एरण और धानवन। धानवन क्या होता है साथियों? पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कैसा होता है? धानवन श्रेणी का होता है। और एरण श्रेणी ऐसी दुर्ग जिसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां हो, ऐसा दुर्ग जिनके चारों ओर कंटीली झाड़ियां हो, एरण श्रेणी कहलाती है। ठीक है साथियों इस जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहावत है। क्या कहावत है साथियों? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भले चिनायो भाटियों, गढ़ लो जैसलमेर। किस लिए कहते हैं साथियों? सोनारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ठीक है साथियों बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अपना 15वां प्रश्न, सौर ऊर्जा की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? साथियों सौर ऊर्जा की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? फटाफट से आंसर देंगे। सौर ऊर्जा की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है साथियों? जल्दी से सभी को आंसर बताना साथियों, सभी को आंसर बताना। सौर ऊर्जा की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपना ही राज्य राजस्थान, जिसने देश में सबसे पहले सौर ऊर्जा की नीति लागू की थी। कब की थी? वर्ष 2011 में राजस्थान ने सौर ऊर्जा की नीति पूरे देश में सबसे पहले लागू की थी। ठीक है बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अपना 16 प्रश्न अंग्रेजी से हैं। ए टेम्पल इज सिचुएटेड मदुराई चेन्नई। साथियों दो खाली जगह दी आपको भरनी है। साथियों पहली खाली जगह में दो साथियों आपको प्रीपोजिशन भरने हैं। कौन सी प्रीपोजिशन? टेम्पल इज सिचुएटेड मदुराई और अगली खाली जगह चेन्नई। तो साथियों आपको इनमें से कौन से यहाँ पर प्रीपोजिशन आएंगे जल्दी से बताएंगे साथियों। प्रीपोजिशन भरने। तो साथियों शहर के आगे साथियों मंदिर कहाँ पर है? चेन्नई में है। तो साथियों बड़े शहर के आगे इन का प्रयोग किया जाता है। जो शहर बड़ा हो उसके आगे इन का प्रयोग किया जाता है और जो शहर छोटा हो या कस्बा हो उसके आगे एट का प्रयोग किया जाता है। साथियों यहाँ पर बड़ा कौन सा है? चेन्नई। तो चेन्नई बड़ी है तो इसका आगे इन का प्रयोग हो जाएगा और मदुराई छोटी है तो साथियों इसका आगे एट का प्रयोग हो जाएगा। इसका साथियों एट का पहले होगा एट और बाद में हो जाएगा इन। तो साथियों एट और इन अपने ऑप्शन ए में आ रहा है तो अपना यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुराई इन चेन्नई। तो साथियों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना 17वां प्रश्न, ए वुमन हुज हस्बैंड हैज डेड। वह औरत जिसका पति मर चुका हो। साथियों ए वुमन हुज हस्बैंड हैज डेड, वह औरत जिसका पति मर चुका हो। एक शब्द में क्या कहते हैं साथियों? जल्दी से बताएंगे एक शब्द में। सपोजेज, विडोवर, विडो मैन या विडो? जल्दी से बताएंगे साथियों। वह औरत जिसका पति मर चुका उसे क्या कहते हैं एक शब्द में?
साथियों सपोज का अर्थ हो जाता है पति, इसका हो जाता है साथियों पति, और विडोवर मतलब कि इसका होता है साथियों विदुर, क्या हो जाता है, इसका होता है विदुर, ठीक है साथियों। और विडो मैन इसका भी हो जाता है विदुर, और विडो मतलब कि विधवा, तो साथियों जिसका पति मर चुका है उसे कहते हैं विधवा। तो अपना साथियों अपना डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर, अपना 18 प्रश्न। साथियों क्लास को एक बार लाइक कर देंगे, जिसने भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे बिल्कुल, और शेयर कर देंगे। 18 प्रश्न है, मोहन से सोहन होशियार है। साथियों मोहन से सोहन होशियार है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण की कौन सी अवस्था है। साथियों वाक्य दिया है मोहन से सोहन होशियार है, तो साथियों वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था प्रयुक्त हुई है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। साथियों जो विशेषण होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है, कितनी साथियों 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था मूल अवस्था होती है, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तम अवस्था। तो साथियों इस वाक्य में मोहन सोहन से होशियार है, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था प्रयुक्त हुई है, जल्दी से बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपना ऑप्शन संख्या बी। कौन सा, ऑप्शन संख्या बी, जिसमें साथियों उत्तरावस्था प्रयोग हुई है। साथियों मूलावस्था क्या होती है, जो वाक्य बिल्कुल साधारण, जिसमें किसी के साथ तुलना नहीं की जाए। साथियों किसी के साथ तुलना नहीं की जाए, तो साथियों मूलावस्था होती है। जैसे कि राम होशियार है, क्या है, राम होशियार है। साथियों साधारणतः वाक्य हो गया, तो साथियों इसमें कोई अवस्था मूल अवस्था होगी, कौन सी होगी, राम होशियार है, इसमें मूल अवस्था होगी, ठीक है। अगर आ जाए मोहन सोहन से होशियार, मतलब साथियों 2 व्यक्तियों के आपस में एक दूसरे से तुलना की जा रही, कितने की, 2 कर्ताओं के 2 व्यक्तियों के आपस में एक दूसरे से तुलना की जा रही, तो वहां पर हो जाएगा उत्तरावस्था। अगर बात करें किसी एक की किसी समूह के साथ, किसी एक व्यक्ति की किसी समूह के साथ, जैसे कि राम कक्षा में होशियार है, मतलब कक्षा क्या है, एक समूह है जिसमें राम को कक्षा से होशियार बताया जा रहा है। राम कक्षा से होशियार मतलब एक की पूरे समूह से तुलना की जा रही है, तो साथियों यहाँ पर उत्तम अवस्था हो जाएगा। अगर समूह से तुलना की जाए उत्तम हो जाएगा, अगर किसी एक से तुलना की जाए तो उत्तरा हो जाएगा, और वाक्य साधारण हो तो उसमें मूलावस्था हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर, अपना 19वां प्रश्न हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता। साथियों इनमें से कौन सा शब्द है जो बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। बहुधा मतलब कि अधिकांश, कौन सा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता, जल्दी से बताएंगे। पहला दिया है दाम, भाग्य, घोड़ा और प्राण। इनमें साथियों कौन सा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता, अर्थात जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो साथियों इनमें से किसका बहुवचन बनता है, जल्दी से बताएंगे। पहला शब्द दिया साथियों दाम। साथियों जैसे कि 1 केले का दाम, क्या साथियों 1 केले का दाम कितना है, 100 रुपये से बताए 1 केले का दाम। अगर बात करें 100 किलो का दाम, लेकिन दाम तो दाम ही रहा, दामों या दामे ऐसा कुछ नहीं बना। बात करें साथियों भाग्य की, तो भाग्य साथियों जैसे कि राम का भाग्य, क्या साथियों राम का भाग्य। अगर लिखते साथियों सभी का भाग्य, वचन बदला साथियों, सभी मतलब बहुवचन हो गए, लेकिन सभी का भाग्य फिर भी साथियों भाग्य ही आ रहा है, भाग्य जिसका भाग्य ऐसा कुछ नहीं बना रहा है। अगर बात करें घोड़े की, साथियों अस्तबल में घोड़ा बंधा हुआ है, एक घोड़ा मतलब कि अस्तबल में एक घोड़ा, कौन सा साथी, कितना है साथियों 1 घोड़ा बंधा हुआ है। अगर बात करें अस्तबल में 10 घोड़े, कितने 10 घोड़े आ जाएगा। साथियों घोड़े बहुवचन में प्रयुक्त करें तो घोड़े बन जाता है, और 1 का प्रयुक्त करें घोड़ा, मतलब साथियों सी ऑप्शन से घोड़ा है जो बहुवचन बन रहा है। जिनका साथियों बहुवचन, ये सी ऑप्शन बहुवचन नहीं है, इसका बहुवचन बना जा सकता है, अर्थात अपना सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है। साथियों स उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएंगे। किस शब्द में स उपसर्ग नहीं है। साथियों सोत्साह, सदासार, साष्टांग या सादर, इनमें से स उपसर्ग किसमें नहीं है, जल्दी से बताएंगे साथियों। स उपसर्ग किसमें नहीं है, सोत्साह, सदासार, साष्टांग या सादर। तो साथियों सोत्साह क्या होता है, स धन उच्चार, क्या हो जाता है साथियों स धन उत्साह। कैसे बना साथियों, स और अ, स में क्या है साथियों और उ में करके क्या बनता है साथियों, अ और उ में करके ओ बनता है। कौन सी संधि हो जाएगी, संधि हो जाएगी गुण साथियों, और उ में करके ओ बना, गुण संधि हो जाएगी। और स उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग साथियों, पहले में तो स उपसर्ग है, ठीक है। दूसरा है सदासार, सदासार क्या होता है साथियों, सत धन आचार, क्या हो जाएगा सत धन आचार, मतलब साथियों इसमें कौन सा उपसर्ग है, सत उपसर्ग है। इसमें पूछा है कौन से किस निम्नलिखित में से किस में स उपसर्ग नहीं है, बिल्कुल साथियों इसमें स उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग कौन सा है, सत उपसर्ग है, तो साथियों अपना बी ऑप्शन से आप राइट हो जाएगा। अब बात करें साथियों आपको सी में कौन सा, साष्टांग, स धन अष्टांग साथियों, क्या हो जाएगा स धन अष्टांग, इसका संधि विशेष साथियों स धन अष्टांग हो जाएगा, और सादर में स धन आदर हो जाएगा। तो साथियों इन दोनों में स उपसर्ग है, इसमें बी ऑप्शन में स उपसर्ग नहीं है, तो बी राइट हो जाएगा। जिसमें उपसर्ग है सत उपसर्ग, कौन सा, सत धन आचार उपसर्ग है, ठीक है। तो साथियों इसी के साथ आज की अपनी ये क्लास कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा आज की क्लास में आपको दी गई जानकारी पूरी तरह समझ में आ गई होगी। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आपके आज 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। जल्दी से सभी को कमेंट करके बताना साथियों 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं।
बिल्कुल साथियों, आपकी परीक्षा तिथि नज़दीक आ रही है। आशा करता हूँ साथियों आप बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे साथियों। तो साथियों जिनके भी 20 या 19 या 20 सही हो रहे हैं उन सभी को साथियों बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी वाले साथियों सिलेक्शन की कैटेगरी में नहीं है साथियों। 18 वाला भी साथियों 18, 19 और 20 जिनके साथियों ये नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन साथियों जिनके 17 नंबर आए, अर्थात साथियों 17 आए, 17 में क्या है साथियों, खतरा है। बिल्कुल 17 वालों का खतरा है साथियों, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता साथियों। जिनके 17 आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और साथियों जिनके 16 आ रहे हैं वो तो साथियों लाल खतरे की पट्टी में साथियों, वो तो खतरे में है। बिल्कुल साथियों उनको मजबूत तैयारी करनी पड़ेगी। जिनके साथियों 18, 19 और 20 आ रहे हैं बिल्कुल साथियों वो तैयारी कर रहे हैं और उनको साथियों अपनी तैयारी और भी मजबूत करनी चाहिए साथियों। बिल्कुल साथियों बाकी वालों को साथियों अगर सिलेक्शन लेना है तो तैयारी करनी पड़ेगी साथियों। तो साथियों आपके पास 1 महीने से भी कम समय, बिल्कुल साथियों 20 दिन का समय बचा है। कितना साथियों, 20 दिन का समय बचा है। तो साथियों जल्दी से तैयारी कर लीजिए साथियों। तो साथियों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।